आप सबकी खिदमत में एक बार फिर अस्सलाम वालेकुम। मैं सबका खुश आमदीद कहता हूँ आज के 9वीं जमात के इस वाले प्रोग्राम में, इस वाले लेक्चर में। आपको पता ही है हमारा टॉपिक चल रहा है गज़लियात में फ़िराक गोरखपुरी। हम फ़िराक गोरखपुरी की गज़ल, पहली गज़ल पढ़ रहे हैं। उसमें हमने पहली गज़ल के पहले 3 अशार पढ़े हैं। तो कल जो हमारा था ज़ेर बहस फिजा तबस्सुम सुबह बहार थी लेकिन पहुंच के मंजिले जाना पे आंख भर आई, यानी हमारा टॉपिक चल रहा था हिंदुस्तानी लोग एक तरफ आज़ादी की जद्दोजहद कर रहे थे अंग्रेज़ों के खिलाफ, तो दूसरी तरफ उन्हें सताया जा रहा था, अंग्रेज़ उन पे जुल्म डा रहा था। तो इसलिए उन जो आज़ादी की जंग लड़ रहे थे उन पर दायरे हयात तंग किया जा रहा था, उन्हें बहुत सताया जा रहा था, उन्हें पकड़ के मारा जा रहा था। तो उसके बाद हमने पढ़ा था इसी शेर में कि हिंदुस्तानी जब आज़ाद हुए, जिसकी वो चाहत कर रहे थे, जिसके वो मुतमन्नी थे पहले से ही, तो इसलिए उनकी ख्वाहिश थी कि अंग्रेज़ यहाँ से चले जाए और हिंदुस्तान आज़ाद हो जाए। तो ऐसा हुआ भी और आज़ाद हुआ हिंदुस्तान, मगर हिंदुस्तानियों को पता नहीं था उसके बाद क्या होने वाला है। जबकि हिंदुस्तानियों ने अपने ख्वाब बुने थे, ख्वाब सजाए थे और वो चाहते थे कि आज़ादी के बाद वो ख्वाब, हमारे ख्वाब साकार हो जाएंगे। मगर उसके बाद एक नई परेशानी आई आज़ादी के बाद। वो लोग जो आज़ादी के मतवाले थे और आज़ादी के बाद हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहते थे, मगर बरकस उसके क्या हुआ कि उसके बाद फितने उठे, फसाद उठे, जिसका कारण ये हुआ कि लोग फिर आपसी तनाद, आपसी दुश्मनी, आपसी अनाद और अपनी आपसी फितनो फसाद में मुलवस हो गए, यहाँ तक कि खून रेजी भी हुई। इसलिए लोग सोचने लगे कि हमने ऐसी आज़ादी नहीं मांगी थी। ये कल वाले शेर का था। तो आज का हमारा जो शेर है वो है, चूंकि आज़ादी की ही बात चल रही है इसलिए अब आज का जो हमारा शेर है वो है, किसी की बज़्म तरब में हयात बढ़ती थी, उम्मीदवारों में कल, उम्मीदवारों में कल मौत भी नजर आई, मौत भी नजर आई। ये आज का हमारा शेर है। किसी की बज़्म तरब में हयात बढ़ती थी, उम्मीदवारों में कल मौत भी नजर आई। चूंकि आज़ादी की कहानी चल रही है, तो इसलिए हिंदुस्तान के हालात, उस समय के हालात की अक्कासी कर रहा है फ़िराक गोरखपुरी की। अगर एक तरफ आज़ादी की जंग लड़ी जा रही थी, एक तरफ आज़ादी के परवाने मिटे जा रहे हैं, उन्हें मार दिया जाता है, उन पर जुल्म और सितम के पहाड़ टूट पड़ रहे हैं, तो दूसरी तरफ क्या हो रहा है, बज़्म तरब जो इसने यहाँ पे इस्तेमाल किया, ये भी मुरक्कब लफ्ज है। एक है बज़्म प्लस तरब, दोनों मिलकर बने हैं बज़्म तरब। बज़्म हो गई महफिल, सभी जानते हैं, तो तरब हो गया खुशी, तो कुल मिला के बनता है खुशी की महफिल। तो फ़िराक गोरखपुरी के कहने का मतलब ये है कि एक तरफ अगर उम्मीदवार यानी आज़ादी के उम्मीदवार, आज़ादी की जंग लड़ने वाले, आज़ादी की जंग लड़ने वाले अगर एक तरफ मर रहे हैं, कट रहे हैं, मौत से लड़ रहे हैं, उन्हें मार दिया जाता है, तो दूसरी तरफ क्या है, कुछ मतलब परस्त लोग, कुछ मक्कार लोग हिंदुस्तानी और कुछ अंग्रेजों के खरीदे हुए गुलाम, यानी जो हिंदुस्तानी आजादी के खिलाफ हैं, यानी जिन्होंने साजबाज किया के रखा है, क्या है, अंग्रेजों के साथ मिले हुए हैं और अंग्रेजों को दर पर वो मदद कर रहे हैं। तो वो खुशियों की महफिलें सजाए हुए हैं, वो शराब पे शराब अंडेले जा रहे हैं महफिलों में, और हंसी और खुशी की महफिलें सजाए जा रहे हैं। और दूसरी तरफ क्या है, दूसरी तरफ जो अंग्रेज या हिंदुस्तानी कट रहे हैं, मर रहे हैं, आजादी के मतवाले मर रहे हैं। तो तभी शायर के कहने का मतलब क्या है
किसी की बज़्म तलब में हयात बढ़ती थी, यानी कुछ जिंदगी के मजे लूट रहे हैं, खुशियों की महफिल सजाए हुए हैं और जिंदगी के मजे लूट रहे हो, तो दूसरी तरफ उम्मीदवारों में कल मौत भी नजर, तो यहाँ गली गली मर रहे हैं हिंदुस्तानी और आज़ादी के मत वाले। ये इस शेर का मतलब है। तो इसके बाद इस वाली गजल का आखिरी शेर, इस वाली गजल का जो आखिरी शेर है, तो इसमें दरअसल फराग गोरखपुरी दर पर्दा अपनी तारीफ कर रहा है। इसमें फराग गोरखपुरी दर पर्दा अपनी तारीफ कर रहा है। तो शायराना इस्तिलाह में कहा गया है कि अगर कोई शेर या अगर किसी शेर में कोई शायर बिल वास्ता या बिला वास्ता अपनी तारीफें करता है, तो उस सिन्नत को हम सिन्नते तअल्ला कहते हैं। उस सिन्नत को हम सिन्नते तअल्ला कहते हैं। तो सिन्नते तअल्ला से मुराद है कि किसी शेर में कोई शायर बिल वास्ता या बिला वास्ता अपनी तारीफ करता है, तो हम कहते हैं कि इस शेर में सिन्नते तअल्ला इस्तेमाल हुआ है। क्यों? क्योंकि इसमें शायर अपनी तारीफें खुद करता है। हालांकि वो उसमें इस बात का ख्याल रखा गया है कि शायर तारीफें करता है और हमें ये नहीं लगता है कि इसने तारीफें की हैं। दरअसल दर पर्दा वो अपने आप की तारीफें ही करता है। जैसे यहां पे लिखा है, कहां हर एक से इंसानियत का बार उठा, कहां हर एक से इंसानियत का बार उठा कि ये बला भी तेरे आशिकों के सर आई, आशिकों के सर आई। पेज नंबर 106 पे है इस वाली गजल का लास्ट शेर। कहां हर एक से इंसानियत का बार उठा कि ये बला भी तेरे आशिकों की सर आई। सीधा साधा शेर है, सीधा साधा शेर है। फराग गोरखपुरी के कहने का मतलब है कि इंसानियत ऐसी चीज है, इंसानियत ऐसी चीज है, ये इंसानियत का जो बोझ है ये हर कोई उठा नहीं सकता है। यानी इंसानियत के तकाजे हर एक इंसान पूरे नहीं कर सकता है। तो इसी के कहने का मतलब है फराग गोरखपुरी कि कहां हर एक से इंसानियत का बार उठा, यानी ये जो इंसानियत का बार है ये इसने इसका बोझ इस्तेमाल किया है। क्यों? इंसानियत हर किसी के अंदर नहीं हो सकती है। दरअसल यहां पे दिख रहा है कि फराग गोरखपुरी ने जिंदगी के उतार चढ़ाव देखे हैं। शायद कहीं पे उसे लगा है जिंदगी के उतार चढ़ाव देख के, शायद उसको तजुर्बा हुआ है, शायद उसे तजुर्बा हुआ है। क्योंकि रोजमर्रा जिंदगी में हम समाजी, हम इंसान, हर एक इंसान समाजी हैवान है, समाजी हैवान है, जिसे हमने पॉलिटिकल साइंस में पढ़ा होगा आपने, या आपने सुना भी होगा पॉलिटिकल साइंस में, मैन इज ए सोशल एनिमल। अक्सर मैन इज ए सोशल एनिमल। एनिमल तो है मगर सोशली है। सोशली क्यों? क्योंकि ये समाज में रहता है। इसलिए जो समाज में रहता है तो समाज में उससे अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, समाज में उसे अप्स एंड डाउन्स देखने पड़ते हैं, समाज में उसे उतार चढ़ाव देखना पड़ता है। तो क्योंकि सभी लोग एक जैसे नहीं होते हैं, तो इस करके फराग गोरखपुरी के कहने का मतलब है कि इंसानियत किसी किसी में नजर आती है। तो तवैछु वनान फराग गोरखपुरी, कहां हर एक से इंसानियत का बार उठा, ये इंसानियत बोझ, ये इंसानियत न प्रत अकिस इंसानस मज हेकान आसित कहीं कि ये बला भी तेरे आशिकों के सर आई। शायर वना पन्नसी पानस, दपान पन्नस महबूबस, दपान बस तमाम ने वारिया महबूब, अगर जहां आपके बहुत सारे महबूब हैं वहां उन आशिकों में मैं भी एक हूं, तो मेरा भी शुमार उन्हीं आशिकों में है। तो इसलिए आपका एक आशिक होने के नाते तो ये इंसानियत का बोझ भी मैंने ही संभाला है। दरअसल दर पर्दा फराग गोरखपुरी अपनी तारीफ करता है खुद कि इंसानियत, मुझ में इंसानियत बाकी है, मुझ में इंसानियत बाकी है। तो बच्चों इम तवै
حالانکہ اس نے تعریف کی ہے خود کی مگر باسان تہ چھُنہٕ کینٛہہ پنٕنۍ تعریف کٔرمٕتۍ تِکیازِ درپردٕ چھُ یہِ تہِ ونان دپان چھُ اِنسٲنیت ہٮ۪کان چھُنہٕ أکِس پرٛٮ۪تھ أکِس اِنسانس منٛز ٲسِتھ کِہیٖنۍ تہٕ مگر خوش قسمتی چھِ یہِ چیٖز یہ بھلا بھی میرے سر تیرے عاشقوں کے سر آئی یہ تہِ چھُ میٲنسٕے حصس منٛز آمٕژ جہاں اس نے اتنی مصیبتیں اٹھائی ہیں تتھ چھُ یہِ اکھ بچار تہِ یہ چھُ أمِس بار گوٚب گژھان تِکیازِ انسانیت کے تقاضے پورے کرنے میں انسان کو بہت محنت اور کٹھنائیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے یہ چھُنہٕ ہُٹہٕ یہ خوبی ہٮ۪کان أکِس انسانس منٛز ہُٹہٕ یِتھ کِہیٖنۍ اس کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے اس کے لیے نقصان اٹھانا پڑتا ہے اس کے لیے دکھ اور درد اور تکلیفیں سہنی پڑتی ہیں تو تبھی انسانیت کا مادہ انسانیت کی خوبی کا مادہ انسان کے اندر پیدا ہو جاتا ہے تو سمپلی اس نے کہا ہے کہاں ہر ایک سے انسانیت کا بار اٹھا کیوں انسانیت کا بوجھ ہر کسی سے اٹھایا نہیں جا سکتا ہے تو یہ تمہارے عاشقوں کی ہی بات ہے یہ تمہارے عاشقوں کا ہی جگر ہے کہ انہی کے اندر یہ مادہ پیدا ہوتا ہے انہی کے اندر یہ خوبی پیدا ہوتی ہے اس لیے شفرا گورکھپوری در پردہ یہ ونان دپان یہ انسانیت بوجھ اس ہسا یہ ہسا میانسی کلس پہ آمت یہ تھے اس غزل کے پہلے 2 اشعار تو ان 2 اشعار کو لے کے پہلی غزل کمپلیٹ ہو جاتی ہے تو یتھ من اس والی غزل میں لگ بھگ پہلے 4 اشعار ایک ہی موضوع کے تحت ہیں تو جب آپ نے غزل کی تشریح پڑھی ہوگی تو وہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہیں پہ لکھا ہے کہ غزل کا چونکہ میں نے بھی آپ کو پرسوں ایک لیکچر میں کہا تھا کہ غزل کا ہر شعر الگ موضوع رکھتا ہے مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ آپ ہائر ایجوکیشن میں پڑھتے ہیں اور پڑھیں گے بھی کہ کہیں پہ کچھ اشعار ایسے ہوتے ہیں 2 یا 3 اشعار یا 2 یا 3 مصرے یا 4 مصرے کہیں ایسے ہوتے ہیں جو ایک ہی موضوع کے تحت ہوتے ہیں تو اتھائی پٲٹھۍ چھُ یتھ غزلہِ منٛز تہِ آلموسٹ پہلے 2-3 اشعار ایک ہی موضوع کے تحت ہیں تو اس والے تمن چھُ أسۍ ونان نظمہِ منٛز چھِ أسۍ تمن ونان قطع چونکہ ہمارا ٹاپک غزل ہے اس لیے اگر کہیں پہ کچھ اشعار ایسے ہوں یا کچھ مصرے ایسے ہوں جو ایک ہی موضوع کے تحت ہوں تو تتھ چھُ أسۍ ونان سمپلی چھِ أسۍ تتھ ونان قطع مگر یہ بہت کم نظر آتا ہے غزل میں کہ کیازِ اتھ چھُنہٕ غزل سۭتۍ بیسیکلی واٹ کہیں مگر چونکہ موضوع کے اعتبار سے ایک ہی موضوع کے اعتبار سے یہ نظم کی کیٹیگری میں آتے ہیں یہ کچھ اشعار جو ہوں یا کچھ مصرے ہوں اس لیے دھیان میں رہنا چاہیے یہ گژھِ پتہ آسن تکیازِ کن جائے چھُ گژھان نظرِ جیسے اس والی غزل میں تھا اس لیے یہ آج کے لیے اتنا ہی ہے تو کل انشاءاللہ ہم دوسری غزل شروع کریں گے تو تشریح سمپل ہے جو آپ شعر کو سمجھتے ہیں تو اسی کے حساب سے لکھو جو آپ شعر کو سمجھتے ہیں آپ اسی کے حساب سے لکھو تو تبھی میں نے آپ کو اس کا پس منظر بتایا اس والی غزل کا میں نے آپ کو پس منظر بتایا غرض میرا یہی تھا کہ موضوع آپ کے ذہن میں آ جائے اور آپ کو تشریح کرنے میں آسانی ہو جائے گی بھلے ہی آپ اپنے الفاظ سے اپنے طریقے سے اس کی تشریح کریں تو آپ کے لیے وہی بہتر رہے گا مشکل نہیں ہے بس خالی سمجھنے کی بات ہے باقی انشاءاللہ کل ملتے ہیں نئے لیکچر میں تو تب تک کے لیے خدا حافظ